हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ्स विद रवि सर। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि कक्षा 10वीं गणित को बिलोंग करते हैं। तो इसमें हमने इन 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को खालिस्तान के रूप में लेकर आए हैं, है ना। तो सभी शिक्षक साथियों से मेरा निवेदन है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनको आप बच्चों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके और वो अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकें। तो इसके लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे इनका फ़ायदा ले सके। और सभी बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो इनका बहुत अच्छे से रिवीजन करें ताकि उनके अच्छे से अच्छे नंबर एग्ज़ाम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बहुत ही सरल और अच्छे प्रश्न हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात है। देखिए, एक बहुपद आपको दिया जाता है तो उसमें जो चर राशि x होती है उसकी उच्चतम घात क्या कहलाती है, तो उस उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम? बहुपद की घात। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, अच्छा, मैंने इसमें एक खास चीज़ ये की है कि इसको आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये ईयर भी डले हैं। जो प्रश्न जिस ईयर में आया है उस पर लगभग मैंने जितना पॉसिबल हो सका मैंने सब पर ईयर डाल दिए हैं, जिनको मैंने ये शेडेड किया है, हाईलाइट किया है। तो बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही काम आएगा। तो ये प्रश्न जो है, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपको पता है सभी जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। ये 2024 में आया था प्रश्न, है ना। चलिए, अगला है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। देखिए, ये रिपीट हुआ है, इसको हम छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये छेदक रेखा जो होती है या सेकेंड लाइन, है ना, इंग्लिश में सेकेंड लाइन या छेदक रेखा, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। कोई सर्कल ऐसा है और उसको यदि ऐसी कोई रेखा काट रही है तो ये उस वृत्त की क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये 2 बार पूछा है, रिपीट हुआ है ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, √3 एक खालिस्तान संख्या है। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि √3 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय, ठीक है। जिस पर भी ऐसी करनी लगी हो और वो संख्या कैसी हो? अभाज्य संख्या हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है ना। चलिए, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल होंगे? देखिए, वर्ग समीकरण यानी जिस पर चर राशि पर जो घात है वो अधिकतम 2 होती है, तो उसके मूल भी कितने होंगे बच्चों? 2 मूल होंगे, है ना। किसी भी वर्ग समीकरण के अधिकतम कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ किसका पूछा? 6 और 20 का। तो 6 और 20 में दोनों में कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है बच्चों? 2 है ना। देखिए, 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा, 2 का भाग 20 में भी चला जाएगा, तो ये जो होगा एचसीएफ होगा। यदि आप इससे बड़ी संख्या लेंगे 3, तो 3 का भाग 6 में तो चला जाएगा लेकिन 20 में नहीं जाएगा, है ना। 4 का भाग 20 में चला जाएगा तो 6 में नहीं जाएगा। और हमें तो क्या चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी जो दोनों का फैक्टर हो, दोनों का गुणनखंड हो। ऐसी संख्या केवल और केवल 2 है ना, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 6 और 20 का 2 होगा, है ना। जो लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये मेरा चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि उसको इनका बहुत फ़ायदा मिल सके। चलिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है, πr² होता है। किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r दी हो, πr² उसका
एरिया होगा और 2 पाई आर उसकी परिधि होगी। ठीक है, चलिए एक वृत्त की खालिस्तान स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये प्रश्न अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है कि एक वृत्त की खालिस्तान स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है ना। अब यदि ऐसा बोल दे इसको कि एक वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल एक खींची जा सकती है। ठीक है ना, तो आपको प्रश्न को समझना है, वहां पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, है ना। आपको यदि ऐसा कहा है कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो बच्चों एक होगी केवल। यदि डायरेक्ट ऐसा पूछा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती है, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी पिछले साल 2025 में आया है। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं कि हमें अंतिम पद दिया है 205। ए एन का फार्मूला आपको पता होगा, ए एन बराबर क्या होता है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको दिया है 205, है ना, और ए कितना दिया है यहाँ पर 7 प्लस एन तो हमें ज्ञात करना है तो एन माइनस 1। अच्छा डी कितना दिया, तो इसमें से इसको माइनस करो, 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप इसको बहुत ही आसानी से रब वर्क में करके खालिस्तान में यदि आता है तो ऐसा कर सकते हैं। चलिए 205 जो है, इस 7 को इधर माइनस करने के लिए हम पक्षांतर कर दिया हमने, तो n माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, 205 में से 7 को माइनस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा 198, है ना, दिख रहा होगा ब्लैक इस पे। 198 इक्वल टू हो गया बच्चों n माइनस 1। अब ये 6 जो है n माइनस 1 से क्या हो रहा है, इंटू हो रहा, तो इसको मैं इधर यहाँ पर डिवाइड में ले आया। ओके, चलिए 6 का पहाड़ा पड़े, 6 एकम 6, यहाँ 6 3 18 और 6 3 18। ठीक है, 33 बार इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास इधर n माइनस 1 है, तो n इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 33 धन 1, ये माइनस 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 34। मतलब कितने पद है इसमें, 34 टर्म्स हैं, 34 पद है। ठीक है, 2024 में आया था ये प्रश्न, है ना। ठीक, तो आप इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये एक्स और वाई अक्ष होते हैं, है ना। एक्स अक्ष से दूरी यहाँ पर होगी कुछ भी, वाई अक्ष से दूरी इधर कहीं होगी, है ना। तो एक को भुज बोलते हैं, दूसरे को कोटि बोलते हैं। ओके, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसकी कोटि हो गई, है ना। बाय निर्देशांक यहाँ पर, अच्छा एक्स अक्ष से दूरी बाय निर्देशांक भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना है यानी प्रायिकता 1 होगी, असंभव घटना है प्रायिकता 0 होगी। ठीक है, चल ये 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस, तो यहाँ पर ये रिलेशन आप अच्छे से याद रख लें कि 3 माध्यक जो होता है या माध्यिका होती है, तो 3 माध्यक बराबर क्या होता है बच्चों, बहुलक, है ना, प्लस 2 इंटू माध्य, है ना। इंग्लिश में 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2 माध्य। सिंपल है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। चलिए अगला देखें। एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल दोनों में अंतर होता है ना। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर उसने पूछा है, अच्छा वृत्तखंड पूछा है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसमें से किसको माइनस करते हैं, तो जो भी उस त्रिभुज का एरिया होता है, तो त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a², क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3/4 a², है ना। यदि यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी थीटा 60 दिया है, तो
ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वृत्तखंड के लिए। अच्छा, त्रिज्याखंड का पूछे तो केवल आपको इतना लिखना है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। अब देखिए यहाँ पर पूछा ना, किसी बिंदु पर यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो केवल एक होगी। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत हो सकती, और यहाँ पर बोला है किसी एक बिंदु पर, तो एक बिंदु से केवल और केवल एक रेखा खींची जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन भी 2022 में आया है ना। तो मैंने ये सभी ईयर को जो है ना ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तो आपको क्लियर दिखे कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है लगभग, है ना। कहीं कहीं नहीं भी लिख पाए हैं हम, तो उस पर भी कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने हाईलाइट कर दिया उसको। चलिए अगला देखिए बच्चों कि 2a, 0 और 0, 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो आपको सबसे पहले तो मध्य बिंदु के निर्देशांक पता होना चाहिए कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, क्लियर, और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, है ना। चलिए अब x1 और x2 ये हैं, y1 और y2 ये हैं, तो x1 यानी 2a प्लस 0 तो 2a, तो 2a डिवाइड बाय 2। ऐसे यहाँ 0 प्लस 2b तो 2b डिवाइड बाय 2। 2 से 2 दोनों जगह कैंसिल, यानी a कॉमा b क्या होंगे बच्चों, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है, a कॉमा b। सिंपल है। चलिए सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं, है ना। समरूप त्रिभुज चैप्टर में हमने सबसे पहले यही पढ़ा कि कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती हैं, कौन सी नहीं होती। सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, ठीक है, ये भी समरूप होते हैं। अच्छा, सभी सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं, तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका कन्वर्स या उल्टा पूछे कि सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं क्या, सत्य असत्य में, तो नहीं होते। देखिए सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग समूह ये जरूरी नहीं है। तो इन चीजों को आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें, दोनों शब्दों में क्या अंतर है इसका जरा ध्यान रखें। समरूप और सर्वांग सम डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, ठीक है, और सर्वांतर डी है, तो उसका nवा पद क्या होगा, तो अभी हमने फार्मूला लिखा था ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा उसका nवा पद, जिसको कि हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, -3 एक एपी दिया है जो समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, -3 -1/2 फिर 2 फिर डेट सो ऑन का 11वां पद खाली स्थान। अब यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व आपको करना पड़ेगा कि यहाँ a बराबर दिया है -3, अच्छा d बराबर क्या दिया है, तो आप कितनी भी दो टर्म्स को माइनस कर सकते हैं, -1/2 में से -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5/2, तो d आपका क्या बनेगा बच्चों 5/2, है ना, या 2.5, जो भी आपको लिखना हो क्वेश्चन में वो लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ n क्या है, तो n आपके लिए क्या है, यहाँ पर 11 है, 11वां पद पूछा है, तो a क्या है, n क्या है बच्चों 11 है। चलिए यही फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, है ना, तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। a11 क्या निकलेगा आपका 11वां पद, a मिला हमें -3, ठीक है, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है 5/2 है। ओके बच्चों, चलिए तो बहुत ही सिंपल है, -3 प्लस 11 माइनस 1 हो गया आपके पास 10 इंटू 5/2, 2 से इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपके लिए -3 और 5 5 25, मतलब कितना 25 माइनस 3 22, 22 इसका आंसर हो गया। 11वां पद क्या हो गया बच्चों 22 हो गया। बहुत सिंपल है, ये
रिपीट हुआ कंटिन्यू, देखिए 23 और 24 में आया है ये, है ना। चलिए अगला देखें आप, अगले में क्या दिया है आपको, समांतर श्रेणी दी है। समांतर श्रेणी बहुत ही सरल है, 2 4 6 सो ऑन, इसका 10। तो आप देख रहे हैं कि ये जो समांतर श्रेणी है ये एक 2 का पहाड़े के रूप में ही है, 2 4 6 8 10। तो 10वां पद क्या होगा, 2 के पहाड़े को 10 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 2 10 द 20, सिंपल। तो 10वां पद हो जाएगा 20। चलिए, किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल हो सकते हैं, है ना। ये अभी शायद पिछले उसमें भी आया था क्वेश्चन। चलिए, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे। देखिए ऊपर जो लिखा है ना उसी का कन्वर्स यहाँ पूछा, यहाँ पर पूछा अधिकतम मूल कितने होंगे, यहाँ घात पूछा उसका, है ना। तो अधिकतम घात 2 हो तो उसे कौन सा समीकरण कहेंगे, वर्ग समीकरण के, है ना। वर्ग समीकरण एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। चलिए, ये मेरा चैनल है बच्चों, इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना, और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो। अगला क्वेश्चन है, जो द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c को हल करने हेतु जो सूत्र होता है, तो उसके लिए हम सूत्र जिसको हम कहते हैं धराचार विधि, क्या होती है, x के मान निकालने के लिए x बराबर -b ± √v² - 4ac होल डिवाइड बाई 2a। इसको ध्यान से ऐसा लिखा करो, कुछ बच्चे यहाँ से लाइन खींचते हैं बराबर के वो प्लस माइनस के बाद से, जबकि ये जो लाइन होती है अपॉन वाली लाइन आप सीधा -b ± √v² - 4ac इस पूरे के अपॉन में 2a होता है ना। चलिए, तो ये इससे हम कहते हैं श्रीधराचार्य विधि, है ना। ये वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र होता है और इससे x के मान निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए, अगले उसमें जो पूछा है इसका विविध कर, तो देखिए विविध कर ये हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी वो विविध कर, जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, d = होता है b² - 4ac, ठीक है। ये होता है बच्चों विविध कर, ये विविध कर का सूत्र है d = b² - 4ac, है ना, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का, अच्छा ये मिसप्रिंट हो गया, संगठन नहीं संगत है वो, है ना, संगत होगा, ठीक है। तो जो आपको रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं उनके लिए आपको पूछा है कि संगत हल, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण के संगत हल कब होते हैं, है ना। तो हम ये संगठन मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। रैखिक समीकरण का संगत हल पूछा हमसे, है ना, कब होता है ये, ठीक है। तो उसमें देखिए आपको संगत हल पूछा है, तो संगत हल 2 प्रकार होंगे। असंगत यदि होता है तो असंगत हल कब होता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जब होते हैं, जब रैखिक समीकरण में रेखाएं कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ असंगत होगा तो वो समांतर रेखा की कंडीशन होगी, यहाँ संगठन जो लिखा वो असंगत होगा, क्योंकि संगत के लिए 2 कंडीशन होती है, असंगत के लिए केवल 1 कंडीशन होती है ना। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो जो हल होता है वो क्या होता है, असंगत होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, a1/a2 जो होता है वो बराबर होता है b1/b2 के, और ये जो है बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो ये जो कंडीशन होती है समीकरण निकाय की, ये पैरेलल लाइन की ऐसी लाइन होती है, यहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यानी जो समीकरण का हल है
वो कैसा हो जाता है, असंगत हो जाता है। यदि रेखाएं कहीं न कहीं एक दूसरे को काटेंगी, मतलब उस समीकरण निकाय के हल होंगे। ठीक है, तो वो दो कंडीशन में होते हैं, उसको भी आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, तो इसमें a1/a2 जो होता है नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ये तीनों ही कंडीशन अब मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये रेखा समांतर की हो गई, ये अद्वितीय हल मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटेंगी किसी एक पॉइंट पर, तो ये अद्वितीय हल हो गया। अब तीसरा क्या बता, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी अंततः अनेक हल क्या होंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 जो है बराबर होता है b1/b2 के, और ये भी बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेखाएं समपाती होती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं, यानी इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती हैं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर असंगत है ना, संगठन लिखा गया, वो जो मिसप्रिंट उसको आप करेक्शन कर लें। ठीक है, चलिए, तीनों ही कंडीशन मैंने एक क्वेश्चन में आपको बता दी है ना, क्योंकि ये तीनों में से कोई भी कंडीशन पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं कि मैंने इस वीडियो में आपको ये लिया तो ये पूछे, हो सकता है कोई दूसरी कंडीशन उसमें पूछ ले, तो हमको तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए, वह बहुपद जिसकी घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद, सिंपल है ना, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, रेखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, रेखिक बहुपद में अधिकतम एक शून्यक। ठीक है, रेखिक बहुपद क्या होता है, तो ऐसा बहुपद जिसमें जो चर राशि होती है उसकी घात क्या होती है, अधिकतम 1 होती है ना। जैसे ये लिख दिया मैंने 2x+3। ठीक है, तो ये रेखिक बहुपद हो गया है ना। द्विघात बहुपद यानी चर की राशि की घात में अब बढ़ा दूं तो कर दूं, तो ये द्विघात। त्रिघात में क्या हो जाएगा, इसकी राशि एक और बढ़ा दिया मैंने, तो ये त्रिघात है ना। केवल ये चर की घात के ऊपर होगा, ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ये लीनियर हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया। ओके, चलिए, एक ही प्रश्न के लिए मैं अलग अलग आपको सॉल्यूशन भी बता दे रहा हूँ समझा के, है ना, कि इस प्रकार के भी उससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें हम। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के आलेख का प्रकार कैसा आलेख होता है, तो परवलय के आकार का होता है भाई द्विघात बहुपद, है ना, परवलय के आकार का इसका आलेख बनता है ऐसा, है ना। ठीक है, चलिए, ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम इसको हल करते हैं कि द्विघात बहुपद ax² + bx के शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, -b/a। ठीक है, ओके, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, है ना। तो शून्यकों का योगफल हो गया -b/a। ठीक, चलिए अगला देखें। कोई दो संख्याएं हैं a और b। ठीक है, तो इनका HCF और LCM, कोई भी दो संख्याओं का HCF और LCM का जो गुणनफल होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी a गुणित b या a × b इक्वल टू HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB। ओके, चलिए, अगला है 96 और 404 का HCF। ठीक है, तो 96 और 404 का HCF यदि आपको पता हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना होगा, 4 होगा। इसको निकालना है तो मैं निकाल के भी बता देता हूँ, आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं 96 के, पहले 2 से भाग दिया है ना, 2 4 द 8, 1 बचेगा, तो 2 8 द 16, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से दे दो 12 बार, फिर 2 से दे दो 6 बार, है ना बच्चों, फिर 2 से दे दो 3 बार। ठीक है, यहाँ 404 को जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 से देंगे तो 202 हो गया, फिर 2 से देंगे तो 101 हो गया। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, ये 2 कॉमन है एक बार, फिर ये 2 कॉमन है, यानी कितना कॉमन है, 2 × 2 मतलब 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका,
4। आप इस प्रकार से रफ वर्क में कर सकते हैं यदि खालिस्तान ऐसा आता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। कभी भी कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग पूछे तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। अपरिमेय योग या अंतर या गुणा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा। उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा बिंदु क्षैतिज स्तर से क्या होता है, ऊपर होता है ना। अवनयन कोण में नीचे होता है। सिंपल। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। देखिए, यदि कोई वृत्त है और उसके व्यास, ये व्यास है, तो इसके सिरे से जो रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी ये समांतर होंगी, और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि समांतर होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर या समान होते हैं, या तो बराबर लिख सकते हैं आप या समान लिख सकते हो। ठीक है, दोनों सही आंसर। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, बिंदु P, एक बिंदु दिया है x, y जिसके निर्देशांक है कि मूल बिंदु से दूरी, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी बच्चों होगी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छे से इसको याद रखें आप, है ना। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है, स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंग्लिश में पूछे तो, है ना। वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं, अभी मैंने बताया था आपको, वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं जो कि वृत्त के व्यास के सिरों से खींची जाती है। कहां से, वृत्त के व्यास के सिरों से खींची जाती है। ठीक है, चल नेक्स्ट है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया है, 23 और 25 में आया है। 9 कॉमन ले लूँ मैं तो बच्चों ये बचता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आपको पता है द्वितीय सर्वसमीका जो होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 9 इंटू 1 इज 9, तो इसका आंसर कितना होगा, 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शंकु के आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर आर उसकी रेडियस और एच उसकी हाइट है ना। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो ये 1 होगा। हमें पहले सर्वसमीका पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये जो थीटा है यहाँ पर कुछ भी रख दे बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पर 25 रख दिया, 35 रख दे, 40 रख दे, पर ये दोनों एंगल यदि बराबर है तो इसका मान सदा 1 होगा। आप इस चीज को याद रखो। ठीक है, अगला पूछा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पे लगा क्या है, स्क्वायर रूट लगा है, ये ध्यान रख लेना, है ना। यदि स्क्वायर रूट लगा है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और स्क्वायर रूट नहीं लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा इससे आएगा, है ना। ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं यहाँ इस सर्वसमीका में ट्रांसफर करता हूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या किया है, स्क्वायर रूट लगा दिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है, वर्गमूल लिया है, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यही उसने पूछा है, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो आप इससे अच्छे से तैयारी करें कि कोई भी क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये तीसरी सर्वसमीका है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए tan 30 की वैल्यू आप सभी को पता होगा, टेबल याद किया है, 1/√3, और tan 60 की वैल्यू होती है √3, है ना।
AP का nवां पद, अभी पिछले क्वेश्चन में किया हमने, n बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे, ठीक है, तो इसके शून्य क्या होंगे, प्लस माइनस √3, यानी प्लस √3 और माइनस √3 होंगे। कैसे निकालना है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से भी कर सकते हैं आप इसको, है ना, या इसके शून्य निकालना तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू शून्य के बराबर रख दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे हम, प्लस माइनस √3, ठीक है, तो या तो प्लस √3 या माइनस √3, दो शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखें, प्लस माइनस, चलिए वर्ग दिया है 20 40, इसका वर्ग चिन्ह, किसी भी वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना है तो उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, दोनों को जोड़ना है, 20 और 40 दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, 20 40 कितना हो गया, 60 हो गया, 60/2 मतलब 30, यानी इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा बच्चों, 30 होगा, ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अगला है समांतर माध्य ज्ञात करना है, 1 से लेकर 5 अंक दिए हैं, ठीक है ना, तो इनका समांतर माध्य मतलब इनका आपको सबको जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, है ना, कितने हैं टोटल, तो 5 नंबर है ना, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15/5, 5 3 15, मतलब समांतर माध्य हो गया 3, ठीक है। तो देखा आपने, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये 50 फिल इन द ब्लैंक करवाए हैं, आप इनका बहुत रिवीजन करें, इस वीडियो को बार बार देखें, है ना, जब तक आपको ये क्वेश्चन याद ना हो जाए, ठीक है। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इनको हमेशा आपको याद करना ही है एनी हाउ, है ना, तो आपको ये प्रश्न सभी को याद हों, पूरे 50 MCQ, फिल इन द ब्लैंक, है ना, तो आपके इसमें से आपको कम से कम 5 से 10 नंबर पक्का 100% है कि आना ही है। अब उसको फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले या MCQ में पूछ ले, पर मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में करवाए हैं, तो इनको सभी को 50 फिल इन द ब्लैंक को आपको याद कर लेना है, यदि समझ भी नहीं आया हो तो याद कर लो, पर इनको कर लो, ओके। अच्छे नंबर लाना है या पास होना है, जो ई ग्रेड में अभी तक आए हैं उन्हें पास होना भी यदि कठिन लग रहा है तो इतना तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, और फिर से मैं एक बार आपको बोल रहा हूँ कि इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।